चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट न्यूज है हमारे पास, पार्लियामेंट क्वेश्चंस इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी रिसेंटली हमें बताया पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, ठीक है। उसमें ये क्लाइमेट चेंज के जो जो इफेक्ट्स हुए हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, ठीक है। तो ये चीज न्यूज में है कि हमारा फॉरेस्ट कवर जो है, फॉरेस्ट एरिया, वो कितना इंक्रीज किया है। और लास्ट जो फॉरेस्ट के ऊपर हमारी रिपोर्ट आई थी वो 2019 में आई थी, 2021 में आई थी, ठीक है। 2021 के बाद ये मतलब हर 2 साल के बाद रिपोर्ट आती है। ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019 में आई, फिर 2021 में आई। अभी 23 की रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, 24 भी खत्म होने वाला हो गया, ठीक है। 23 में रिपोर्ट आनी थी। तो अभी तक हमें रीसेंट ट्रेंड्स पता ही नहीं है कि हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है, कितना फॉरेस्ट में इंक्रीज हुआ है, कितना फॉरेस्ट में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमारा 24.56% जो एरिया है वो फॉरेस्ट का है, विच इज वेरी लेस, ठीक है। अगर किलोमीटर स्क्वायर में देखें तो 713,789 स्क्वायर किलोमीटर आउट ऑफ जो हमारा इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से, ठीक है। सो इंडियाज क्लाइमेट एक्शन फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, रिन्यूएबल एनर्जी, एड्रेसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज टू अलाइन विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स। फॉरेस्ट कवर हमारा इंडिया का इतना है, नेट इंक्रीज इतना हमारा इंक्रीज हुआ था 2019 से 21 तक, 2 इयर्स में। और क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे? कंजर्वेशन मेजर्स, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया, बायोस्फीयर रिजर्व्स डेजिग्नेट कर दिया जाता है, नेशनल पार्क्स डेजिग्नेट कर दिया जाते हैं। कोई अगर एरिया उसको हमने बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट कर दिया तो वहां पे लोगों की एंट्री अलाउड नहीं है, वहां पे डिफॉरेस्टेशन अलाउड नहीं है, किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं है। एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, जैसे कि अब हम हाईवेज बना रहे हैं तो हाईवेज के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट आया है ग्रीन हाईवे, कि हाईवेज के साथ साथ हम भी ट्री प्लांटेशंस भी करेंगे, ट्री कवर को इंक्रीज करेंगे। साथ में हमारे खुद के कुछ पेरिस एग्रीमेंट में हमारे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे कि हम 2 to 3 मिलियन कार्बन सिंक लगाएंगे। कार्बन सिंक मतलब ट्रीज, इतने ट्रीज प्लांट करेंगे। तो हमारे सारे एफॉरेस्टेशन मेजर्स हैं। एंड रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज से या आर्टिफिशियल मीन से अगर कोई भी लैंड डिग्रेड हुई है, आर्टिफिशियल मीन से जैसे कि माइनिंग से या एक्सेसिव इरिगेशन से, ओवर ग्रेजिंग से, इन सारी लैंड्स को हम दोबारा से उनको रीस्टोर करें, और नेचुरल कैलेमिटी से जितनी लैंड खराब होती है उसको भी रीस्टोर करें। बाकी ये रीजनल ट्रेंड्स हैं कि कौन कौन सी स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर है वो हमारा इंक्रीज हुआ है। इंडिया में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट का है? याद रखना, दैट इज मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है इंडिया का वो मध्य प्रदेश में है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ इट्स ओन एरिया, जैसे अगर ये तो पूरे इंडिया का है, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पे? एमपी में। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि एक स्टेट का अपना एरिया 100% है, तो उसमें से मैक्सिमम एरिया कौन सी स्टेट में? जैसे कि मिजोरम में है। मिजोरम में उसका अपना एरिया अगर 100% है तो उसमें से अराउंड 86% फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेंड्स हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में ये इतना इंक्रीज हुआ, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटका, केरला, ये थे इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूटर्स जहां पे फॉरेस्ट कवर हमारे इंक्रीज हुआ है। और ये सारी स्टेट्स हैं जहां पे डिक्रीज हुआ है, मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में इतना डिक्रीज हुआ, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। मिजोरम में जहां पे हमारे पास ऑलरेडी इतना फॉरेस्ट है वहां पे फॉरेस्ट डिक्रीज हुआ है। एंड रीजन ऑफ डिक्लाइन, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। क्या होता है ये झूम कल्टीवेशन? जैसे मान लो लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर किया, इसके बाद इस जगह को आग लगा दी जाती है, इसको स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। फिर वो नेक्स्ट लैंड पे शिफ्ट हो गए, एंड दिस लैंड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। इसको 4-5 साल लगते हैं अपनी फर्टिलिटी दोबारा गेन करने के लिए। अब यहाँ पे अगर ट्रीज है तो हमने पेड़ों को काट दिया, ठीक है। सो वी क्लियर फॉरेस्ट टू मेक लैंड फिट फॉर एग्रीकल्चर। बाद में वो लैंड इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये मेजर रीजंस हैं। इसके लिए हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, फोकस ऑन सोलर एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फॉरेस्ट्री, ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन इज जो भी ग्रीन हाईवेज वाला है,
आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट को हम आर्टिफिशियली ग्रो करें जगह जगह पे। नेक्स्ट आते हैं हम इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस पे। सो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट्स 46.52%। नॉन फॉसिल का मतलब है जहां पे कोल नहीं यूज होता, नॉन कोल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज। सबसे ज्यादा एट प्रेजेंट जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम थर्मल पावर प्लांट्स में कर रहे हैं जिससे कोल से बन रही है, तो अब इस टाइम पे हम कोल से यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा। बाकी के ये सारे सोर्सेज जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर है, विंड है, जियो थर्मल है, टाइडल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वो सारे इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी और टारगेट हमारा है 50% बाय 2030। 2030 तक 50% हमारी जो एनर्जी बनेगी यहाँ पे वो नॉन फॉसिल बनेगी। ठीक है, अभी हमने कितना अचीव किया है 46.52, ये हम अचीव कर लेंगे। Implications: India's afforestation effort in sync with Sustainable Development Goal number 15, which is life on land. टोटल कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स। इनका टारगेट ईयर क्या है? 2030। कब हमने अडॉप्ट किया था इनको? 2015 में, 2015 में। नेक्स्ट, इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन डिमांड्स एड्रेसिंग ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। अब हमारी कंट्री में बहुत सारी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, 2 स्टेट्स हैं तो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, हमारे पास जियोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो उसको हमें यूनाइट करना पड़ेगा, ग्लोबल लेवल पे एक साथ लेके आना पड़ेगा। एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल फाइनेंस मैकेनिज्म इज नीड ऑफ द आवर। जैसे अब वर्ल्ड क्लाइमेट फंड, ग्लोबल क्लाइमेट फंड बना लास्ट टाइम जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई दुबई में, उस फंड का पैसा जो है वो हम ग्लोबली यूज करेंगे, सारी कंट्रीज को फंड करेंगे क्लाइमेट चेंज के एफर्ट्स के लिए। चलो आगे चलते हैं। फ्रॉम स्पीशीज टू सस्टेनेबिलिटी से जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग छोटे से वो होते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है। क्लियर नहीं है हुआ मुझे, क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी अवनी आप बताओ क्या होता है जीआई टैग? जिनका इम्पोर्टेंट होता है उनको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे कि कोई चीज होगी, जैसे कश्मीर का वो है क्या है? चाय, स्पेशल इंडिकेशन। ठीक है, कश्मीर की चाय, पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल है कश्मीर का सैफरन, nobody can be used anywhere else। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो किसी भी एक रीजनल प्रोडक्ट को दिया जाता है जो विच इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन, किसी भी स्टेट में जिस भी प्रोडक्ट को वो टैग मिलता है वो प्रोडक्ट कोई और ग्रो नहीं कर सकता। जैसे कि पश्मीना शॉल है, वो शॉल अब कहीं पे कोई और नहीं बना सकता, तो जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट आ गया। ठीक है, तो ये हमारी सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। ठीक है, जीआई टैग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां पे वैसे भी बहुत ज्यादा हम कहें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, तो वहां पे अगर लोग कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, तो उनके लिए एक तरह से एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी आ रही है उस चीज को लेकर। तो GI tag plays a great role in preserving and promoting the cultural, agricultural, economic heritage of Northeast India. PM Vision connects Northeast India with trinity of emotion, economy, ecology, aligning with sustainable and inclusive growth. Ashtalakshmi 2024 celebrates the rich diversity, resilience, and heritage of the region. GI tag का रोल क्या है? GI tag safeguards the traditional practice, support local economies, enhance global recognition of products. They promote sustainable economic growth while preserving the unique identity of each region. ठीक है, बाकी ये सारे स्टेट्स के दिए हुए हैं, किस किस स्टेट के किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश का अदी केकिर जिंजर, सिक्किम का डल लेक खुर्सरानी, अदर प्रोडक्ट्स है नागालैंड का नागा किंग चिली, असम का काजी इमू, तो ये सारे अदर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हो। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि प्रोडक्ट कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, जो भी न्यूज में होता है प्रोडक्ट जिसको रिसेंटली मिला होता है, ऐसे तो बहुत प्रोडक्ट्स। कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा इसका? प्रोडक्ट्स एम्बॉडी सस्टेनेबिलिटी, स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। जीआई टैग एलिवेट्स द मार्केट वैल्यू, इंश्योर ग्लोबल रिकॉग्निशन, वही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है इससे। Future prospects: GI initiative aligns with India's goal for health and sustainability, emphasis on expanding global reach, strengthening the local economy through organic farming and sustainable practices। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होगा? अगेन एम्पावरमेंट आएगी, और जो नॉर्थ ईस्टर्न एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी उसको रिकॉग्निशन मिलेगी।
चैलेंजेस क्या है इसमें? इफेक्टिव मार्केटिंग की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ज्यादा हम जीआई टैग दे सकें प्रोडक्ट्स को, और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है, अब 7 स्टेट्स हैं तो उनमें आपस में बहुत सारी डिस्पैरिटीज है, तो उसको ओवरकम करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज न्यू नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिशन। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन 2003 में आया था, ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? एंशिएंट टेक्स्ट्स, एंशिएंट लिटरेचर, ठीक है, वो कोई इंस्क्रिप्शन भी हो सकते हैं, कोई दूसरे स्क्रिप्ट्स भी हो सकते हैं। इंस्क्रिप्शन होते हैं जो कहीं पे इंस्क्राइब करके लिखे जाते हैं, जैसे कि कहीं दीवार पे लिखे हैं, कहीं पत्थरों पे लिखे हैं, पिलर्स पे लिखे हैं, और बाकी सारे इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इसको प्रिजर्व करने के लिए ये एक मिशन आया था 2003 में, टू डॉक्यूमेंट, कंजर्व एंड डिजिटाइज इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। It operates under Indira Gandhi National Center of Arts, ensuring preservation through advanced technology and regional initiatives. तो अभी इसमें मेन यही चीज है कि डिजिटाइजेशन of manuscripts are made accessible through websites. ये इसकी वेबसाइट है. Preservation methods such as lamination, restoration, de-acidification are employed to address manuscript deterioration. Training programs are offered to enhance skill in preventive conservation techniques, and Manuscript Resource Center and Manuscript Conservation Center established to address regional and thematic gaps in collection and conservation efforts. Primary goal क्या है इसका? यही इसका primary goal है, ठीक है। बस ये याद रखो। 2003 मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। लास्ट न्यूज पे आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेस एलआईसी बीमा सखी योजना। अब जो हमारा रूरल इंडिया, वहां पे इकोनॉमिक गैप, इंश्योरेंस का गैप बहुत बड़ा है, वहां पे लोगों के अपने इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता। तो ये एलआईसी बीमा सखी योजना में क्या है? दिस इनिशिएटिव फोकसेस ऑन ट्रेनिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, कि वो आगे इंश्योरेंस एजेंट्स की तरह काम कर सके। जो रूरल इंडिया है, विलेजेस हैं, वहां पे ये रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर सके, हर तरह की इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, वो सारी चीजें। लॉन्च टू एम्पावर वुमेन as facilitator of financial services in rural India, aims to train women as insurance facilitators under LIC and rural post-life insurance. Women acts as intermediaries, creating awareness and assisting with documentation of life insurance policies, provides income opportunities for women while ensuring the penetration of insurance, and encourages financial literacy, security, focus on boosting women's confidence and promoting their participation in financial decision making. Eligibility क्या है? एज आपकी 18 से 70 होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट आप 10th पास होने चाहिए। सपोर्ट मंथली स्टाइपेंड ऑफ 7,000 मिलेगा उनको फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकंड ईयर से उनको 6,000 मिलेगा। बाकी अदर इनिशिएटिव्स हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर वुमेन के लिए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम, मुद्रा योजना फॉर वुमेन, ये भी इंश्योरेंस का है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये स्किल का है। महिला ई हार्ट, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, जैसे कि स्टार्टअप्स की तरह। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, empowering women in agriculture and allied sectors, and financial literacy camps conducted by banks and NGOs to educate women on saving, credit and insurance. तो इसके साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन इंडिया, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट initiative empowering rural women, suggest measures to further enhance women participation in financial sector. तो आपको measures जो हैं वो भी suggest करने हैं, ठीक है। ये आपका सोशल इश्यूज से रिलेटेड भी हो सकता है और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो, कोई डाउट यहाँ तक?